हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में। फेमिनिज्म के पार्ट 1 में हमने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को समझा और आज पार्ट 2 में हम सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में जानेंगे और इस वेव की इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट्स और उनके कंसेप्ट्स को जानेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लें। और अगर आप वो पार्ट देख चुके हैं तो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं फेमिनिज्म पार्ट 2। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म 1960s से 1980s तक ये चली थी। ठीक, इसके की फोकस क्या थे? सेक्सुअल हेल्थ पे, डोमेस्टिक अब्यूज पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस। और इसका जो स्लोगन था वो था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। अब इस स्लोगन का क्या मतलब है वो आगे समझते हैं। उससे पहले इसी टाइम के दौरान 3 मॉडल्स ऑफ फेमिनिज्म इमर्ज हुए थे। एक था लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म क्या था? इट फोकसेस ऑन अचीविंग फुल इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज विद इन एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक, जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं में चेंजेस लाके फुल इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज को अचीव करना है। इस चीज के ऊपर लिबरल फेमिनिज्म का फोकस था। ठीक, इसके बाद आता है रेडिकल फेमिनिज्म। इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अल्टरनेटिव वीमेन सेंटर्ड इंस्टीट्यूशंस एंड रियलिटीज एंड लिबरेटिंग वीमेन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ पेट्रियार्कल कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जैसा कि हमने लिबरल फेमिनिज्म में देखा, जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है उसी में चेंजेस करके इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज को अचीव करना है। बट रेडिकल फेमिनिज्म क्या मानते थे कि हमें एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना है, मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल ही बदल देना है और ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि विमेन सेंटर्ड हो और वहाँ पे किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन या पैट्रियार्कल कंट्रोल ना हो। ठीक, ये रेडिकल फेमिनिज्म था। इसके बाद तीसरा आता है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या था? Femaleness and femininity are shaped by social and historical factors and are influenced by the economic and cultural conditions that contribute to women's oppression। मतलब सोशलिस्ट फेमिनिज्म ने क्या किया कि इन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियाज को फेमिनिज्म के साथ जोड़ दिया। मतलब इनका जो मेन फोकस था वो इकोनॉमी पे था। इनका ये मानना था कि विमेन को जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी या फिर उनको जब तक काम नहीं करने दिया जाएगा, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तब तक ये ऑपरेशन रहेगा ही रहेगा। और इनका ये भी मानना था कि जो फीमेलनेस और जो फेमिनिटी, ये जो कंसेप्ट है, ये सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं कि अगर एक घर में एक मर्द कमा रहा है तो ऑब्वियसली वो औरत को डोमिनेट करने लग जाता है क्योंकि पैसा उसके हाथ में है, औरत के हाथ में नहीं है। ठीक, बट अगर औरत भी कमाएगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, तो उसके हाथ में भी पावर होगी, है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने जो पैट्रियार्की का कंसेप्ट है उसको इकोनॉमी से जोड़ा। ठीक, लिबरल फेमिनिज्म था कि जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं में चेंजेस करने हैं। रेडिकल फेमिनिज्म था कि एक अल्टरनेट सिस्टम बनाना है, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं जिसमें कि कोई भी पैट्रियार्कल कंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन वीमेन के साथ ना हो। और तीसरा सोशलिस्ट फेमिनिज्म, जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियाज को कंबाइन किया फेमिनिज्म से और ये कहा कि वीमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए या उनको भी काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना। और वीमेन के पास भी वेल्थ होनी चाहिए, वेल्थ एंड रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक, अब जो पहला इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट आता है फेमिनिज्म में वो है द फीमेल मिस्टिक 1963 बाय बेटी फ्रीडन। शी वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ यूएस वीमेंस मूवमेंट। अब इन्होंने क्या कहा था इस वर्क में कि प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। पढ़ते हैं। Frieden's work highlighted the oppressive nature of domestic life for women and questioned the belief that women's ultimate fulfillment lay exclusively in homemaking and motherhood। मतलब इन्होंने ये कहा था कि जो डोमेस्टिक लाइफ है वीमेन की, इन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया था और इस आइडिया को क्वेश्चन किया था कि औरतें तो सिर्फ घर संभालने या बच्चे संभालने इन्हीं कामों के लिए होती हैं, उनका बाहर की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, कि वो काम करे पढ़े उस चीज से उनका कुछ लेना देना नहीं, बस घर संभाले, बच्चे संभाले, अपने पति को संभाले, दैट्स इट। तो इन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया है इस वर्क में, इसीलिए उन्होंने कहा प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। ठीक, नाउ दिस वर्क आल्सो पॉइंटेड आउट द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन वीमेन्स रियल एक्सपीरियंस इन होम एंड द आइडियलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिसिटी इन मार्केटिंग एंड द मीडिया। जैसा कि हम मीडिया में या मार्केटिंग में औरतों को दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मूवी है, कोई कहानी है, कोई नॉवल है जिसमें हम दिखाते हैं कि औरत तो घर के कामों में ही खुश है, उस चीज़ में और जो एक्चुअल वीमेन के एक्सपीरियंस है उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत इनकंसिस्टेंसी है। मे भी किसी मूवी में ये दिखाया हो कि औरत तो घर के कामों में ही खुश है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है ना। एक वीमेन की भी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं लाइफ को लेके, कुछ पैशन होता है, वो भी बाहर जाके चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं एंड ऑल। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है वीमेन पैदा होती है तो सिर्फ घर संभालने के लिए। ठीक, तो इस चीज़ को उन्होंने इस वर्क में द फीमेल मिस्टिक में क्वेश्चन किया था। जैसा कि इन्होंने कहा भी है, वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर दैट वॉइस विद इन वीमेन दैट सेज आई वॉन्ट समथिंग मोर देन माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन एंड माई होम, है ना। हम औरत के अंदर की उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकते जो कह रही है या जो कहती है कि आई वॉन्ट समथिंग मोर, मेरे हस्बैंड, मेरे चिल्ड्रन और मेरे होम से, कि मैं इन्हीं तक सीमित नहीं रहना चाहती, मुझे इसके बाहर भी एक्सप्लोर करना है। ठीक,
सो बेटी फ्रीडन ने बेसिकली डोमेस्टिक लाइफ ऑफ वीमेन को क्वेश्चन किया था अपने इस वर्क में। इसके बाद आ जाता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन। नाउ ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, बहुत सारी सफरेज सोसाइटीज़ थी, उनसे इंस्पायर थी, और ये फॉर्म हुई थी 1966 में, जिसको फाउंड किया था बेटी फ्रीडन, शर्ले सिजोम, पॉली मरे एंड अदर्स। नाउ key aim was to encourage all women to become involved in political activities and to challenge the separation between the personal and the political। ये वो बात आई, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, मतलब इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि जो वीमेन है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ले, ताकि वो अपनी बात आगे रखे। ऐसा ना करे कि वो अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखें। इनका ये भी मानना था कि जो एक वीमेन के साथ घटता है वो कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे जाके पूरी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी पॉलिटिक्स, पूरे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। मान लो अगर एक वीमेन का पार्टनर उसको घर पे अब्यूज कर रहा है तो ये उसका कोई प्राइवेट मैटर नहीं है, बल्कि पूरे सोसाइटल नॉर्म्स, लॉज, उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। सो उस वीमेन को आगे आना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए और इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो इसका मतलब था द पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि अगर आपके साथ हो रहा है तो बाहर निकलो, आवाज उठाओ, ताकि और किसी के साथ ना हो। ये एक चेंज है सोसाइटी में, ठीक। इसके साथ ही इसी डेकेड में कॉन्शियसनेस रेजिंग ग्रुप्स बने थे, सीआर ग्रुप्स। अब ये सीआर ग्रुप्स क्या होते थे? Consciousness raising groups are small, informal gatherings where women come together to share and analyze their personal experiences during 1960s. CR groups empower women to recognize and challenge the systematic nature of gender inequality, fostering a more informed and active movement for social change। मतलब ये CR ग्रुप्स जैसे औरतों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए होते थे, जहाँ पे जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि औरतें इकट्ठा आती थी, साथ में टाइम बिताती थी। इन ग्रुप्स में कोई भी मेल नहीं होता था और वो एक दूसरे से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी, ताकि वो समझ सके कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज बदलनी चाहिए, और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुन के जो पैट्रियार्कल चीजें हैं उनको चैलेंज कर सके और सोसाइटी में एक चेंज ला सके, उन पैट्रियार्कल चीजों के खिलाफ आवाज उठा के, ठीक। तो ये कॉन्शियसनेस रेजिंग ग्रुप इस तरीके से काम करते थे। अब इसी दौरान एक फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट चली थी। अब फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट क्या थी? न्यूयॉर्क रेडिकल वीमेन डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट इन सितंबर 1968 by throwing items like bras, high heels and fashion magazines into a freedom trash can as a statement against societal norms, oppressive beauty standards, gender roles that confined them। मतलब कि क्या हुआ, जो मिस अमेरिका ब्यूटी पेजेंट जो सितंबर 1968 में हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारी रेडिकल विमेन आई और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट किया। उन्होंने जो भी आइटम्स थी लाइक ब्रास, हाई हील्स या जो भी फैशन मैगजीन्स होते हैं उनको एक ट्रैश कैन, मतलब एक डस्टबिन में फेंक दिया। और इन सबको फेंकने का मतलब था वो एक स्टेटमेंट दे रही थी या वो प्रोटेस्ट कर रही थी, किसके अगेंस्ट? जो कि सोसाइटल नॉर्म्स बने हुए हैं या जो ऑप्रेसिव ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, कि औरतों को तो घर से निकलना है तो ऐसे ही कपड़े पहन के निकलना है, औरतें इस तरीके के कपड़े नहीं पहन सकती, ऐसे नहीं चल सकती, ऐसा नहीं कर सकती। उन सब के खिलाफ इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो इस पूरी मूवमेंट को नाम मिला था फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड सेक्स 1949 बाय सिमोन डी ब्यूवर। सिमोन डी ब्यूवर जो थी वो एक एग्जिस्टेंशियल फेमिनिस्ट थी। अब इनका क्या मानना था कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, मतलब कोई भी जो औरत है वो पैदा औरत नहीं होती है, बल्कि औरत पैदा होने के बाद उसे बनाया जाता है। अब औरत से उनका बायोलॉजी से मतलब नहीं है, औरत से उनका मतलब है जो तौर तरीके वुमन को सिखाए जाते हैं कि अच्छा वुमन तो घर संभालेगी, उनका काम है बच्चे पालना, हस्बैंड देखना, इस तरीके के कपड़े पहनना है, ऐसा करना है ना, इस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। तो ये जो चीजें हैं ये औरत को बताए जाते हैं। तो वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। To pose women is to pose the absolute other without reciprocity, denying against all experiences that she is a subject, a fellow human being। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वीमेन को हमेशा से सोसाइटी में एज अदर देखा गया है। अदर कैसे? कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें वीमेन को हमेशा एक मेल का अदर देखा गया है, मेल का काउंटर पार्ट देखा गया है, मतलब उनको मेल के हिसाब से ही डिफाइन किया गया है। उनकी अपनी कोई सब्जेक्टिविटी या अपनी कोई ओरिजिनलिटी है ही नहीं, ठीक। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया कि शी इज ए सब्जेक्ट, उनको एक सब्जेक्ट की तरह देखा गया है हमेशा से, अ फेलो ह्यूमन बीइंग, ठीक। और इससे होता क्या है, वीमेन को कोई भी ऑटोनॉमी नहीं मिलती, वीमेन को कोई भी उनकी ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल पहचान नहीं मिलती, बस उनको एक सेकेंडरी सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और जिसके कारण उनको फिर ऑप्रेस किया जाता है, ठीक। नाउ इनके जो की आइडियाज थे वो थे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड द नेसेसिटी फॉर वीमेन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चूज फॉर देमसेल्व्स। जैसे कि एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी या एग्जिस्टेंशियल थ्योरी में हम देखते भी हैं कि एक इंसान को अपनी जिंदगी की जो चॉइसेस होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको खुद से मीनिंगफुल डिसीजंस लेने चाहिए और उन डिसीजंस की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सेम उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो वीमेन है उनको अपने हिसाब से जिंदगी में डिसीजंस लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए और फिर उन डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। उनको अपने लिए चूज करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक। नाउ Beauvoir investigates the seductive myths of women in the works of 5 literary authors:
हेनरी डी मॉन्टेलाट, D.H. लॉरेंस, पॉल क्लॉडेल, एंड्रे ब्रेटन एंड स्टेंडल। ये जो 5 लिटरेरी ऑथर्स थे, इनके वर्क्स को एनालाइज किया BOI ने और इनमें सिडक्टिव मिथ्स देखी, इन्वेस्टिगेट किया उन चीजों को। और इन्होंने क्या पाया? शी एग्जामिन्स हाउ द पोर्ट्रेयल ऑफ वीमेन बाय दीज राइटर्स कंट्रीब्यूट टू द परपेचुएशन ऑफ मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स दैट रीइंफोर्स वीमेन्स स्टेटस एज द अदर। इन्होंने ये पाया कि जिस तरीके से वीमेन को इन ऑथर्स ने दिखाया है अपने वर्क्स में, वो किस तरीके से ऐसे मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि वीमेन का स्टेटस एज अदर वो रीइंफोर्स हो रहा है। ठीक, इसके बाद अगला जो इन्फ्लुएंशियल वर्क आता है वो है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 बाय केट मिलेट। अबे जितने भी वर्क्स मैं बता रहा हूँ इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है और इनमें क्या कंसेप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। केट मिलेट एक अमेरिकन फेमिनिस्ट थी एंड मिलेट क्रिटिक्स द वर्क्स ऑफ हेनरी मिलर, नॉर्मन मेलर, D.H. लॉरेंस, हाईलाइटिंग हाउ देयर डिपिक्शन ऑफ वीमेन एंड सेक्सुअलिटी रीइंफोर्सेस पैट्रियार्कल वैल्यू एंड मिसोजिनी। मतलब इन्होंने भी सेम काम किया जो सिमोन डी ब्यूवायर ने किया था। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमोन डी ब्यूवायर्स वर्क द सेकंड सेक्स, मतलब उसी वर्क से इन्फ्लुएंस्ड था इनका वर्क। इसीलिए इन्होंने अपने वर्क में वही चीज दिखाई जो ब्यूवायर ने दिखाई थी कि कैसे ये जो ऑथर्स है हेनरी मिलर, नॉर्मन मेलर एंड D.H. लॉरेंस, ये अपने वर्क्स में वीमेन को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं जिससे कि पैट्रियार्कल वैल्यूज एंड मिसोजिनी रीइंफोर्स होती हैं। ठीक, मतलब और ज्यादा पक्की हो जाती है। Instead of how these writers represent women in their works, Millett was more concerned about how the reader responded to the gender structures inherent in these works, कि बजाय कि इस चीज के कि जो राइटर हैं वो किस तरीके से विमेन को दिखा रही हैं, मिलेट ज्यादा कंसर्न इस चीज से थी कि जो रीडर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है उन स्ट्रक्चर्स को देख के। मतलब किसी कहानी को अगर कोई रीडर पढ़ रहा है तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ना। जैसे कई बार होता है हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम भी वही चीजें करने लग जाते हैं जो मूवी में दिखाई होती है। तो रीडर किस तरीके से जो जेंडर स्ट्रक्चर्स बताए हैं नॉवल में उन पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इन्होंने एनालाइज किया। ठीक, इसके बाद मिलेट ने इसी वर्क में सिगमंड फ्रॉइड को भी क्रिटिसाइज किया। Millett also criticizes Freud's idea of penis envy and Oedipus complex. According to Millett, Freud's concept of penis envy, which suggests that women feel inherently inferior to men due to their lack of penis, is an attempt to justify women's subordination position in society by presenting it as a natural consequence of their biology. मतलब जो फ्रॉइड का कंसेप्ट है पीनस एनवी, जिसका मतलब क्या है कि विमेन इंफीरियर फील करती है मैन से खुद को क्योंकि उनके पास पीनस नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट था फ्रॉइड का, इसको क्रिटिसाइज किया है मिलेट ने ये कह के कि ये कंसेप्ट देके जो फ्रॉइड है वो बेसिकली जो विमेन की लोअर पोजीशन है सोसाइटी में, है ना, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस बता के कि ये चीज़ तो नेचुरली ही होती है। तो इस चीज़ को मिलेट ने क्रिटिसाइज किया था। ठीक, इसके बाद by focusing on boy's desire for his mother and rivalry with his father, Freud's theory of Oedipus complex centers male experiences and marginalizes female ones. अब जो इडिपस कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट है कि जो बॉय है बचपन में उसको अपने मदर के लिए डिजायर होती है ना, और अपना फादर उसको राइवल की तरह दिखने लगता है। तो इस कंसेप्ट को भी मिलेट ने क्रिटिसाइज किया था ये कह के कि ये भी मेल सेंट्रिक कंसेप्ट ही है, इसमें फीमेल की बात ही नहीं की गई है कि फीमेल को कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, उनके एक्सपीरियंसेस को मार्जिनलाइज ही कर दिया गया है और सिर्फ जो बॉय है उसकी डिजायर के बारे में बात की है। ठीक, तो इन दो कंसेप्ट को मिलेट ने क्रिटिसाइज किया था जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे। इसके बाद अगली इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट आ जाती है एलन शोवाल्टर, जिन्होंने वर्क लिखा था अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977। अब इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो विमेन लिटरेचर है उसके 3 फेजेस बताए थे। कौन कौन से? पहला था फेमिनिन फेज 1840 से 1880। अब इसमें इन्होंने क्या कहा था कि विमेन राइटर्स इमिटेटेड मेल राइटर्स, कि जो विमेन राइटर्स है उन्होंने मेल राइटर्स को बस इमिटेट किया, उनकी नकल की। ठीक, जैसे कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स या फिर एलिजाबेथ गास्कल या फिर जॉर्ज इलियट, ये जो भी राइटर्स थे ये इस फेज में आते हैं। दूसरा इन्होंने बताया फेमिनिस्ट फेज 1880 से 1920। अब इसमें क्या था, विमेन राइटर्स बिगेन टू ओपनली चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड एडवोकेट फॉर विमेन्स राइट्स इन लिटरेचर, कि पहले तो सिर्फ इमिटेट किया, अब क्या किया अपने वर्क्स में विमेन सेकंड फेज में सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने लगी और विमेन के राइट के बारे में लिखने लगी, उसको एडवोकेट करने लगी। तो इसमें जो राइटर्स आए जैसे वर्जीनिया वुल्फ, शॉर्लेट परकिंस गिलमन एंड ऑलिवर शाइनर, तो ये जो कुछ राइटर्स थे ये फेमिनिस्ट फेज में आए। फिर तीसरा फेज आया फीमेल फेज, जो कि 1920 से लेके अभी तक चल रहा है, और जिसमें क्या हुआ कि फोकस ऑन सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ वीमेन्स यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिटीज। मतलब अब इसमें वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ एक्सप्रेशन और अपनी यूनिक आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर करने लगी वीमेन राइटर्स। तो इसमें जैसे राइटर्स है टोनी मॉरिसन, मार्गरेट एटवुड, एलिस वॉकर एंड ऑल। ठीक, सो क्या क्या था फेमिनिन फेज जिसमें कि सिर्फ मेल राइटर्स को इमिटेट किया,
फेमिनिस्ट फेज, जिसमें कि वो सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने लगे, विमेन के राइट के बारे में लिखने लगे, उसको एडवोकेट करने लगे। और तीसरे फेज में सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्रेशन या अपनी यूनिक आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर करने लगे इन वर्क्स में। ठीक, इसके बाद इन्होंने कंसेप्ट भी दिया था गायनोक्रिटिसिज्म। ये जो टर्म है ये एलन शोवाल्टर ने ही कॉइन की थी इन एसे टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स 1979। फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन वीमेन्स राइटिंग एंड द फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन। यहाँ पे ये कहती हैं gynocritics are women studying women writers in a historical and social context, uncovering a female tradition and constructing a female framework for the analysis of literature। मतलब गायनोक्रिटिसिज्म को आप एक स्पेसिफिक अप्रोच समझ सकते हैं लिटरेरी एनालिसिस की, जो कि सिर्फ विमेन राइटिंग पे ही फोकस करता है। और इसका मकसद ये है कि एक फीमेल फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके विमेन लिटरेचर को समझ के, जो कि डोमिनेंट मेल लिटरेरी ट्रेडिशन से अलग हो। तो इसमें क्या था कि विमेन जो है विमेन राइटर्स को स्टडी करती हैं हिस्टोरिकल और सोशल कंटेक्स्ट में, और अनकवर करती हैं एक फीमेल ट्रेडिशन उन वर्क्स में जो कि मेल ट्रेडिशन से अलग हो। तो गायनोक्रिटिसिज्म में इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की। ठीक, नाउ एलन शोवाल्टर कहती है feminist criticism is a theoretical and practical liberation for women who, like me, have discovered that the parameters of patriarchal criticism have left their experiences and their reading minds unsatisfied। ये उन्होंने टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स इस वर्क में लिखा है। इन्होंने कहा है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लिबरेशन है विमेन के लिए, जो कि उनके जैसे लाइक मी मतलब एलन शोवाल्टर जैसे जिन्होंने डिस्कवर किया है कि जो पैट्रियार्कल क्रिटिसिज्म है उन्होंने उनके रीडिंग माइंड्स को या उनके एक्सपीरियंसेस को अनसेटिस्फाइड रखा है। मतलब जो एक मेल डोमिनेंट ट्रेडिशन चली आ रही थी, उन्होंने कुछ राइटर्स को जैसे एलन शोवाल्टर उनको बहुत अनसेटिस्फाई किया है। इसीलिए फीमेल क्रिटिसिज्म जो है वो एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लिबरेशन है फॉर वीमेन। ठीक, नो इसी डेकेड में जो अदर टेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे मैरी एलमंस थिंकिंग अबाउट वीमेन 1968, सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गूबर्स द मैड वुमन इन द एटिक, द वुमन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन 1979 इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड एलन मोर्स लिटरेरी वीमेन 1976। नाउ ये जो वर्क है सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गूबर का, द मैड वुमन इन द एटिक, द वुमन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन 1979। पहली बात तो इसका जो टाइटल है वो लिया गया है जेन आयर नॉवल से। जेन आयर की अगर आपने कहानी सुनी हो तो उसमें बर्था मेसन जो कि रॉचेस्टर की वाइफ होती है, पहली वाइफ होती है, जो कि पागल हो गई होती है, उनको हमेशा एटिक में बंद करके रखा जाता था। इसलिए वहां से ये टाइटल लिया है मैड वुमन इन द एटिक, जो कि बर्था मेसन को रेफर कर रहा है। Now this book includes analysis of works by major 19th century women writers such as Jane Austen, Mary Shelley and the Bronte sisters, George Eliot and Emily Dickinson। ठीक, अब इसमें जो उन्होंने कंसेप्ट दिए थे वो एक तो था एंग्जाइटी ऑफ ऑथरशिप। अब एंग्जाइटी ऑफ ऑथरशिप का मतलब क्या है? अ रेडिकल फियर दैट वीमेन कैन नॉट क्रिएट। मतलब वीमेन के अंदर हमेशा से एक एंग्जाइटी रहती है, एक फियर रहता है, सेल्फ डाउट रहता है कि वो क्रिएट नहीं कर सकते। और वो आता कहाँ से है? जो भी आज तक मेल लिटरेरी ट्रेडिशन बनी हुई है वहाँ से। ठीक, फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि एंड ऑल्सो दैट वीमेन्स टेक्स्ट आर पैलिम्सेस्ट और डबल वॉइस्ड टेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? Women mask secret subtext of desire, politics and meanings under conventional narrative so that surface design conceal or obscure deeper, less socially accepted levels of meanings। मतलब palimpsest का मतलब क्या हुआ? डबल वॉइस्ड टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि जो वीमेन है वो किसी टेक्स्ट को लिखती तो कन्वेंशनल तरीके से ही है ना, जो कि एक कन्वेंशनल तरीका है जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने बनाया हुआ है, उसी कन्वेंशनल तरीके से नैरेटिव्स को लिखती हैं। बट उसके अंदर बहुत सारे वीमेन अपने सब टेक्स्ट ऑफ डिजायर को छुपाती है, पॉलिटिक्स एंड मीनिंग्स को छुपाती हैं, है ना। और वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल हो। मतलब कि अगर ये कोई टेक्स्ट है तो जब वीमेन लिखेगी तो उसको कन्वेंशनल तरीके से ही लिखेगी, जैसे कि ट्रेडिशन चलती आ रही है पहले से, बट उसके अंदर कुछ इस तरीके के मीनिंग्स होंगे जहाँ पे वो अपने सब टेक्स्ट या अपने डिजायर्स के बारे में बात कर रही हैं, है ना, पर वो लिखते कन्वेंशनल तरीके से ही है ताकि जो उनका वर्क है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। वो सोशली एक्सेप्टेबल कन्वेंशनल नैरेटिव के अंदर बहुत सारे ऑब्सक्योर और डीपर मीनिंग्स छिपाती हैं। ठीक, अब a common criticism of second wave feminism is that it often attempts to represent all women by generalizing the experiences of a few, particularly those of white, middle class, western women। अब जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज़ के लिए कि इसमें बहुत कम औरतों के एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज करके सभी औरतों की बात की गई है। मतलब जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, जो हमने पहले वर्क्स देखे, उनमें ज़्यादातर वाइट, मिडिल क्लास, वेस्टर्न वीमेन की ही बात की गई है और उन्हीं के एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज कर दिया गया है। बट होता क्या है कि मान लो कोई ब्लैक वीमेन है, उनके स्ट्रगल्स कुछ अलग होंगे तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अब तक हमने देखा ना किसी ब्लैक वीमेन की बात हुई, ना ही किसी लेस्बियन की बात हुई, सिर्फ वाइट, मिडिल क्लास, वेस्टर्न वीमेन की ही बात हुई और उनके एक्सपीरियंसेस को ही जनरलाइज करके फेमिनिज्म को डिफाइन किया। तो इसी चीज़ के लिए सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज भी किया गया और ये चीज़ आगे जाके बदली भी।
जैसा कि अब हम थर्ड वेव की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम इंटरसेक्शनैलिटी देखेंगे कि अब ना सिर्फ वाइट मिडिल क्लास वेस्टर्न वुमेन को ही इंक्लूड किया गया है, बल्कि लेस्बियंस को, ब्लैक वुमेन को, हर तरीके की, हर क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, हर तरीके की वुमेन को इंक्लूड किया गया फेमिनिज्म में। जिसका कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं टूवर्ड्स अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म 1977 बाय बारबरा स्मिथ। इन्होंने क्या कहा है? She discusses how literary world ignores the existence of black women writers and black lesbian writers। आगे ना वही बात कि अब इन्होंने ब्लैक वीमेन और ब्लैक लेस्बियन राइटर्स को भी इंक्लूड कर लिया। इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो लिटरेरी वर्ल्ड है उन्होंने इन सब की एग्जिस्टेंस को ही इग्नोर कर दिया है। She underscores the significance of recognizing how various aspects of identity such as race, gender, class and sexuality intersect, influencing individuals' lived experiences and opportunities। इन्होंने यही कहा था कि जो एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि रेस, जेंडर, क्लास, सेक्सुअलिटी, ये सारे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और इन सब के मिलने से किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस बनते हैं या बदलते हैं। ठीक, तो हम किसी एक पर्टिकुलर वीमेन के बारे में बात करके उनको बाकी वीमेन के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते, हमें सबके लिए बात करनी पड़ेगी। वैसे ही एक राइटर हैं बेल हुक्स, जिन्होंने वर्क्स लिखे, उनके फेमस वर्क्स हैं एंटी अ वुमन 1982 एंड फेमिनिस्ट थ्योरी 1984। Hooks critiques mainstream feminism for its historical focus on the experiences and concerns of white middle-class women while marginalizing the perspectives and struggles of women of color, working-class women and lesbians। सेम बात कही है कि जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है जो हमने पहले देखा वो सिर्फ वाइट मिडिल क्लास वीमेन पे ही फोकस करता है, और जो वीमेन ऑफ कलर है, फॉर एग्जांपल ब्लैक वीमेन है या फिर जो लेस्बियंस है, इन सबको मार्जिनाइज कर देता है, इन सबको इग्नोर कर देता है। तभी इन्होंने कहा था फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी। ये इनके वर्क का नाम भी है और ये इनका एक कोट भी आप मान के चल सकते हैं कि फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबडी, सबके लिए है। अगली फेमिनिस्ट है एलिस वॉकर, इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स 1983। नाउ ये इनका कलेक्शन ऑफ एसेज है जिनमें इन्होंने टर्म कॉइन की थी वुमनिज्म। अबे वुमनिज्म क्या है या फिर वुमनिस्ट थ्योरी है क्या? A term she coined to emphasize the unique experiences and perspectives of black women distinct from mainstream feminism। सेम इन्होंने भी किया है कि इन्होंने जैसे फेमिनिज्म टर्म है वैसे इन्होंने वुमनिज्म टर्म निकाल दी। और वुमनिज्म एक ऐसी टर्म है जहाँ पे हर एक औरत के बारे में बात की गई है, चाहे वो लेस्बियन है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो जैसे भी वुमेन है, सबके बारे में बात की गई है। इसीलिए इन्होंने कहा भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है इनका, वुमनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? लेवेंडर क्या है? ये पर्पल की एक शेड है। पर्पल एक कलर है जिसकी बहुत सारी शेड्स हैं, जिसमें कि एक शेड जो है लेवेंडर है। ठीक, उसी तरीके से वुमनिस्ट एक ब्रॉडर स्कोप है। जैसे कि पर्पल कलर एक ब्रॉडर स्कोप है, उसी तरीके से वुमनिस्ट एक ब्रॉडर स्कोप है, और उसी के अंदर अलग अलग तरीके के शेड्स हैं जिनमें से एक है फेमिनिज्म। ठीक, जैसे कि पर्पल की एक शेड है लेवेंडर, उसी तरीके से वुमनिस्ट की एक शेड है फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट थ्योरी। ठीक, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है वो तो सिर्फ वाइट मिडिल क्लास वीमेन की ही बात कर रहे थे, बट जो वुमनिज्म है इसमें हर तरीके की औरत के एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग ब्लैक वीमेन एंड लेस्बियंस एंड ऑल। ठीक, अब एक वर्क आ जाता है जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी 1990 बाय जूडिथ बटलर। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, नाम, डेट सब इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो इसमें कंसेप्ट दिया है वो है जेंडर परफॉर्मेटिविटी का। अब इसका मतलब क्या है? जेंडर इज नॉट एन इनहेरेंट बायोलॉजिकल ट्रेट बट रादर अ सोशली कंस्ट्रक्टेड परफॉर्मेंस। इन्होंने परफॉर्मेंस कहा है, जैसे कि मान लो कोई प्ले हो रहा है थिएटर में, है ना, तो एक एक्टर है तो उसको एक स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है, फिर उस स्क्रिप्ट को पढ़ के कैरेक्टर स्टेज पे प्ले करता है। तो जो कैरेक्टर स्टेज पे प्ले कर रहा है वो भले ही वैसा ना हो, या जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो एक्टर को अंदर से पसंद भी ना हो, बट उसे परफॉर्म करना पड़ता है। उसी तरीके से कहा गया है कि जो जेंडर है वो सोसाइटी में परफॉर्म करते हैं, कि विमेन एक तरीके से परफॉर्म करती है, मैन एक तरीके से परफॉर्म करता है, और उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। The script of gender performance is effortlessly transmitted generation to generation in the form of socially established meanings। जैसे कि मान लो लड़की पैदा हुई किसी घर में, तो बचपन से ही उस लड़की के दिमाग में बहुत सारी बातें डालना शुरू कर देते हैं परिवार वाले या सोसाइटी या रिलेटिव्स जो भी हैं, कि औरतें ऐसा नहीं करती, ऐसा करती हैं, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, वो इस तरीके से बिहेव नहीं करती, और इस तरीके से ऐसी बातें बचपन से ही उस लड़की के दिमाग में सोसाइटी डालने लग जाती है, जो कि एक तरीके से स्क्रिप्ट है, कि ये स्क्रिप्ट बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दी जाती है ताकि वो एक सेट तरीके से सोसाइटी में बिहेव करे। ठीक, वही इन्होंने कहा है कि जेंडर आइडेंटिटी इज समथिंग वी डू रादर देन समथिंग वी आर, कि जेंडर आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं, ना कि जो हम हैं। सो इस पार्ट में बस इतना ही। इस पार्ट में हमने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में जाना, कुछ एक मूवमेंट्स देखी, और जो इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट्स हैं उनके वर्क्स को देखा, उनके कंसेप्ट्स को देखा। ठीक, अब
जो फेमिनिज्म का लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें हम फ्रेंच फेमिनिज्म के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और थर्ड वे फेमिनिज्म के बारे में जानेंगे। फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अभी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।